हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। सबसे पहले होली की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को। दोस्तों जिस प्रकार से होली आपके जीवन में रंगों का बहार लेकर आया है, बस पूरा आपका जीवन दोस्तों रंगों से रंगारंग हो, हम ऐसी दुआ करते हैं। दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए आज होली के दिन भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का कुछ विशिष्ट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, जो हमने 7 मार्च वाली क्लास लिया है ना, उस क्लास को भी आप देखिएगा और आप दोस्तों उसको जब देखेंगे तो कितना कंटेंट आपके नोटबुक तक मैं पहुंचाया हूं, ये दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए ना आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब आप पूरे क्लास को देखेंगे तो ये अनुभव कर पाएंगे। देखिए हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपको पता है 19 मार्च वाली जो सेकेंड शिफ्ट की पेपर है यूपीपीसीएल की, उसी को हम लगातार सॉल्व करा रहे हैं आपको, ताकि जो आपका यूपीपीसीएल का एग्जाम है ना, वो एग्जाम होने से पहले पहले दोस्तों आपका टोटल क्लियर हो सके। देखिएगा और दोस्तों प्रश्नों को पकड़ने की कोशिश करिएगा, है ना, कि प्रश्न क्या कह रहा है। जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित, बिल्कुल नया क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्टार लगाइए, डबल स्टार। जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति प्रकाश रंग कैसा होता है? ये हरा कलर का होता है। कैसा दोस्तों? हरा कलर का। देखिए ये जो जिंक सिलिकेट है ना दोस्तों, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का फास्फर है ना। जिंक सिलिकेट एक प्रकार का फास्फर है और इसका दोस्तों 4500 से लेकर के, नोट करिएगा, 4500 से लेकर के 6200 एंगस्ट्रॉन्ग तक इसका तरंग दैर्ध्य का मान होता है। ये आगामी आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जो नीला कलर है दोस्तों, इसको कौन सा सिलिकेट देता है? तो ये लिखेगा जो आपका कैल्शियम टंगस्टेट होता है ना। कैल्शियम टंगस्टेट पदार्थ है, फास्फर है, यही आपको क्या करता है? नीला कलर का प्रकाश देता है। और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, वो होता है दोस्तों 3800 से लेकर के 7200 एंगस्ट्रॉन्ग। कितना? 3800 से लेकर के 7200। और इसी के साथ में लिखिएगा नीला सफेद कहां से आपको प्राप्त होता है? तो जो आपका मैग्नीशियम टंगस्टेट होता है ना, नोट करिएगा, मैग्नीशियम टंगस्टेट है ना, मैग्नीशियम टंगस्टेट है, ये नीला सफेद कलर का प्रकाश देती है। अगर इसमें कहें दोस्तों कि इसका एंगस्ट्रॉन्ग का मान कितना होता है, तो 3809 से लेकर के दोस्तों 7000 एंगस्ट्रॉन्ग इसका क्या है? इस तरंग दैर्ध्य का मान होता है। उसी के साथ में गुलाबी भी है दोस्तों, इसको भी नोट करिएगा, है ना। जो आपका कैडमियम बोरेट होता है ना, कैडमियम बोरेट जो है, ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का फास्फर है और गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। और साथ ही साथ आप ये भी नोट करिए दोस्तों कि ये 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य का मान होता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब फास्फर होते हैं। देखिए जो इंडस्ट्रियल होता है ना, कंपनियां जो होती हैं, वहां पर अलग अलग कलर की प्रकाश निकलती है। पता है क्यों? ये जो आपको फास्फर दिखाई दे रहा है, जिंक सिलिकेट, कैडमियम बोरेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इन सब में दोस्तों क्या मिलाया जाता है? अशुद्ध मिला दिया जाता है। और उस अशुद्धि को दोस्तों हम एक्टिवेटर कहते हैं। उस अशुद्धि को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक्टिवेटर के नाम से जानते हैं। आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत केंद्र नहीं है ना। तो जल विद्युत केंद्र कौन सा नहीं है? तो ये तारापुर है दोस्तों। ये क्या है? ये BWR प्लांट है। कौन सा है? ये BWR प्लांट है। यानी कि दोस्तों ये जो आपका NPCIL प्लांट होता है ना, NPCIL प्लांट का दोस्तों तारापुर में NPCIL प्लांट है, जो BWR प्लांट है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों लिखेगा ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का प्रकार नहीं है। ये जो आपका भाखड़ नांगल है ना, लिखेगा भाखड़ नांगल किस देश में है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्या है? एक जिला है जिसको हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं। किसको? जिसको हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है बिलासपुर नाम से, और उसी बिलासपुर में भाखड़ नाम से एक गांव है। और वहीं पर दोस्तों एक डैम बनाया गया है। किस नदी पर? वो दोस्तों सतलज नदी में है। किस नदी पर? सतलज नदी पर उस डैम को तैयार किया गया है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो 1325 मेगावाट पावर जनरेट करती है। कितना? 1325 मेगावाट।
ये सब दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो जो चीजें महत्वपूर्ण है बस वही चीज मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और इसके साथ में देखिए, जो कोयना इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये कोयना पावर प्लांट जो है ना दोस्तों, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। ये क्या है? आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और ये किस नदी पर है? तो लिखेगा ये कोयना नदी पर ही है। किस पर है? ये कोयना नदी में ही इस बांध को तैयार किया गया है, और ये महाराष्ट्र के अंदर आती है। और जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, ये भी दोस्तों इससे छोटी प्लांट है। ये है आपका बड़ी प्लांट है। 1960 मेगावाट का ये प्लांट है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला। और जो नागार्जुन है ना, ये नागार्जुन जो सागर है, ये आपका ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये सबसे छोटी प्लांट है ना, ये 816 मेगावाट की प्लांट है, जो कि बहुत ही छोटी है, 816 मेगावाट की प्लांट। और ये कृष्णा नदी में इस बांध को बनाया गया है, ये भी दोस्तों आपको नोट करना चाहिए। तो कृष्णा नदी में देखिए तारापुर जो है दोस्तों, ये BWR प्लांट है, बॉयलर वाटर रिएक्टर प्लांट। यहां पर देखिए जो फ्यूल होता है ना, वो पानी ना होकर के क्या होता है? यूरेनियम होता है ना। तो यूरेनियम के द्वारा हम वहां पर बिजली उत्पादित करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होती है? तो देखिए सबसे अधिक चालकता तो प्यारे दोस्तों वो होता है आपका सिल्वर में। तो कितना होता है? 105%। कितना होता है? 105%। लेकिन सिल्वर का तो यहां कोई ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए जस्ता जो है ना, इसमें होता है दोस्तों 27% चालकता। और जो तांबा होती है, इसमें आपका 97% होता है। और सोना में प्यारे दोस्तों 70% होती है। और जो ब्रॉस है ना, इसमें 28%। अब आप इसमें से देख लीजिए सबसे अधिक किस में है? तांबा में। और यही आपका क्या होगा? यही आपका फिलहाल आंसर हो जाएगा कि जो कॉपर है इसकी चालकता। इसलिए दोस्तों जो वाइंडिंग वगैरह होती है ना, और जो तार होते हैं वायरिंग करने के लिए जो तार बनाए जाते हैं, वो ज्यादातर दोस्तों सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली जो कॉपर की बनी हुई तार है ना, वही मानी जाती है। ब्राइटनेस की इकाई किस में होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है ना, आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। और लैम्बर्ट जो है ना, ब्राइटनेस की इकाई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जो ल्यूमेन है ये प्रतिदीप्ति की इकाई है। किसकी है ये इकाई? ये प्रतिदीप्ति की इकाई मानी जाती है। और इसी के साथ में लक्स किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लक्स किसकी इकाई है? तो ये दोस्तों इल्यूमिनेशन की इकाई है। किसकी? इल्यूमिनेशन की इकाई होती है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ऐसा जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं जो आज तक दोस्तों आपको कम ही लोगों को पता होगा कि ल्यूमिनस की इकाई तो लक्स होती है। लेकिन अगर मैं कह दूं दोस्तों कि एमकेएस प्रणाली में, किसमें? एमकेएस प्रणाली में, वो भी दोस्तों सबसे छोटी इकाई है ना, एमकेएस प्रणाली में सबसे छोटी इकाई बताइएगा क्या है इल्यूमिनेशन की? तो आप लिखिएगा प्यारे दोस्तों, इसका होता है निट। क्या होता है? निट। इस पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए। अगर मैं कहूं एमकेएस में ही, अगर मैं कह दूं दोस्तों एमकेएस में ही, लेकिन बड़ी इकाई एमकेएस में क्या होती है, तब आप नोट करिएगा दोस्तों, स्टेबल होती है बड़ी इकाई। क्या होती है? स्टेबल होती है बड़ी इकाई, है ना। तो ये एमकेएस में, एमके सिस्टम में दो इकाई हो गई, एक तो निट हो गया छोटी, और एक स्टेबल हो गई बड़ी, है ना। बाकी लक्स किसका है? इल्यूमिनेशन का। और रह गया दोस्तों आपका कैंडल। तो ये कैंडला किसका है? ज्योति तीव्रता का है। किसका है ये? ज्योति तीव्रता का। तो दोस्तों सब कुछ ओके रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। और साथ ही साथ दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करते रहिएगा। बाकी दोस्तों दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर करना भी ये आप ही का काम है। यदि डीसी मोटर्स में कार्बन से निर्मित ब्रश का संपर्कन प्रतिरोध अधिक से अधिक होता है, अधिक से अधिक है, किस वजह से अधिक से अधिक रखा गया है? देखिए अभी जो डीआरडीओ का आपका हाल ही में एग्जाम हुआ था ना, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर है ना, डीसी मोटर्स में कार्बन से निर्मित जो ब्रश है, इनका संपर्कन प्रतिरोध अधिक से अधिक है। किस उद्देश्य से हम अधिक से अधिक रखते हैं? स्पार्किंग कंट्रोल करने के लिए। फिर आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे ना, कह रहा है कि करंट कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को पता है किस नजर से देखना है?
इसका मतलब ये है कहने का कि जो डीसी मोटर है ना, उसमें हम कम्यूटेशन को कैसे सुधार सकते हैं। और जो कम्यूटेशन वर्ड है दोस्तों स्पार्किंग से संबंध रखता है, और स्पार्किंग को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों कई सारी विधियां होती हैं। उनमें से एक विधि है कि हाई रेजिस्टेंस वाली दोस्तों आपको ब्रूस का इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर इंटरपोल का उपयोग करके, और आपको पता है ना जीएनए और एमएनए के एक्सिस को दोस्तों मिला करके भी हम स्पार्किंग को कम करते हैं। तो इसमें से एक विधि है जो आपका स्पार्किंग कंट्रोल करता है हाई रेजिस्टेंस वाला कार्बन ब्रूस का प्रयोग करके। किसी इंडक्शन मशीन में रोटर ब्लॉक टेस्ट क्यों किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, वेरिएबल लॉस के लिए। अगर एक्चुअल में देखा जाए ना दोस्तों, तो जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, इस मोटर की दोस्तों लीकेज रिएक्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस को हम ज्ञात करने के लिए, यानी कि लीकेज रिएक्टेंस का पता लगाने के लिए इंडक्शन मोटर में जो लीकेज रिएक्टेंस है ना वो कितना हो रहा है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर ब्लॉक टेस्ट करते हैं। और एक बात आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस प्रकार से दोस्तों जो आपकी ट्रांसफॉर्मर भी होती है ना दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कौन सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो आपकी ट्रांसफॉर्मर के अंदर होती है ना, बस वैसे ही दोस्तों मोटर के अंदर लीकेज रिएक्टेंस ज्ञात करने के लिए रोटर ब्लॉक टेस्ट किया जाता है। और एक इसमें खास बात क्या है, वो है कि इसमें निम्न मान की वोल्टता दी जाती है इस मोटर को, है ना, निम्न मान का वोल्टेज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि इसकी जो रोटर है दोस्तों वो ब्लॉक रहे, रोटर घूम ना सके। और आपको पता चल रहा होगा ना नाम से ही रोटर ब्लॉक टेस्ट, और ब्लॉक का मतलब होता है अवरुद्ध होना, रुक जाना, है ना। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर वाली क्वेश्चन, कोर सामग्री में डॉट 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 हिस्टेरेसिस क्षेत्र कैसा होता है, बहुत छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। जो बीएच लूप बनता है ना वो बहुत पतला होना चाहिए। अब देखिए जो इसके कोर है ना, ये किस सामग्री से बनते हैं, तो ये दोस्तों स्टील से बनाई जाती है। लेकिन आपको पता है इस स्टील में दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस बहुत अधिक होता है। इसको कम करने के लिए और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें दोस्तों हम ऐड कर देते हैं सिलिकॉन। हम इसमें क्या मिला देते हैं, सिलिकॉन, लगभग 3 से 4% हम सिलिकॉन इसमें मिला देते हैं। फिर ऐसा करने से क्या होता है कि इसका जो हिस्टेरेसिस लूप बनता है वो बहुत ही पतला बनता है। ये क्या करता है दोस्तों, आपकी जो मोटर है ना उसमें अनवांटेज हीट उत्पन्न कर देता है। और जो हीट है ना, आपको पता है ना, हीट से क्या हो जाता है, उसकी जो दक्षता होती है उसमें कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण लोड पर प्रेरणी मोटर में प्रचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक किस मोटर में होगा। ऑप्शन ए कह रहा है संधारित प्रवर्तन मोटर, ऑप्शन डी कह रहा है संधारित चाल मोटर। देखिए जो चाल है ना, इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है रनिंग से। इसका मतलब किससे है, रनिंग से। तो देखिए आपकी जो कैपेसिटर है ये क्या करता है, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाता है, स्पार्किंग को कम करता है और पावर फैक्टर को सुधारता है। तो मोटर जो है इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में यहां पर क्या लिखा गया है कि प्रवर्तन, यानी कि कैपेसिटर इस मोटर में क्या कर रहा है, केवल मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना रहा है। लेकिन वही कैपेसिटर इस मोटर में क्या कर रहा है, सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ ये रनिंग के टाइम में भी मोटर के साथ ही कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मोटर को सेल्फ स्टार्ट और पावर फैक्टर दोनों सुधार रही है ना। ये क्या कर रही है, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना रही है और साथ ही साथ इसके पावर फैक्टर को भी ये दोस्तों इंप्रूव कर रही है। तो यही पूछा गया है कि उच्चतम शक्ति गुणांक होता है ये किस मोटर में, तो ये संधारित चाल प्रकार की मोटर में। और देखिए जो आपका सीलिंग फैन होता है ना प्यारे दोस्तों, उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी कैपेसिटर लगा रहता है ना। आपका फैन चलता है फिर भी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता, इसलिए उसका पावर फैक्टर अधिक होता है। वह पैरामीटर जिस पर ट्रांसफार्मर की आगमनात्मक प्रतिक्रिया निर्भर करती है। देखिए प्यारे दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो आपको हिंदी ही समझ में आते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको इंग्लिश ही समझ में आते हैं। ये आगमनात्मक का क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका क्या मतलब है, लिखेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। यही आपसे पूछा गया था। अगर
आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीकी, सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा गति नियंत्रण टेक्निक है जो दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है? वो है आपका वार्ड लियोनार्ड विधि। सुनिएगा, वार्ड लियोनार्ड विधि से संबंधित कहानियां क्या है कि जो आपका वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम है ना दोस्तों, ये केवल डीसी का शंट मोटर को ही स्पीड नहीं कंट्रोल करती है, ये डीसी की जो तीनों मोटर है ना, कौन कौन सी हैं? एक है आपका डीसी का सीरीज मोटर है ना, और एक है शंट मोटर, और तीसरा कौन सा है? कंपाउंड मोटर है ना, शंट मोटर और तीसरा है कंपाउंड मोटर। तो ये तीनों डीसी की मोटर हैं और इन तीनों में वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग करके इसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? दोनों दिशाओं में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर कभी पूछ ले दोस्तों, ये पूछते इसमें कितने मशीन लगे होते हैं, तो इसमें दोस्तों 3 मशीन लगी होती हैं। पहला जो होता है ना वो डीसी मोटर ही होता है ना, जिसको स्पीड को कंट्रोल करना है, और जो दूसरा है वो डीसी जनरेटर इसमें भी एक फिट किया जाता है। कौन सा? डीसी जनरेटर। और तीसरी दोस्तों 3 फेज का इंडक्शन मोटर है ना, 3 फेज का इंडक्शन मोटर। तो 3 मशीनें हो गई है ना, कितने मशीनें हो गई टोटल? 3। देखिए, डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गई, और 3 फेज का इंडक्शन मोटर हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, पावर लॉस बहुत अधिक होता है। एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें जो आपका पावर लॉस है ना बहुत अधिक होता है, क्योंकि देखिए 3 मशीनें लगी हुई हैं और 3 मशीनें पावर का लॉस कराएंगी। इसीलिए दोस्तों इसको बहुत कम यूज किया जाता है इस कंट्रोलिंग मेथड का। और इसमें आपको पता है आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इसको भी आपको नोट करना चाहिए। बस दोस्तों, जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, ये कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए हर पॉइंट को लेकर के चलिए, हर पॉइंट को पकड़ करके चलिए। देखिए क्या होता है कि जब आपको कोई चीज एग्जाम में नई चीज आपको दिखाई देती है ना, तो फिर आपको याद आता है कि काश हमने इसके बारे में पढ़ा होता, या फिर आप कहते हैं इसको हम पहली बार देख रहे हैं, है ना। तो आप उस चीज को पहले से लेकर के चलिए, तो आपके मन में ये कभी ऐसा सवाल आएगा नहीं कि हम इसको पहली बार देख रहे हैं। शुरू होने पर डीसी मोटर में होगा तो क्या होगा? कम प्रतिरोध होगा, और कम प्रतिरोध होता है इसीलिए दोस्तों क्या होता है, आपकी वाइंडिंग जल सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मोटर की। इसलिए हम क्या लगा देते हैं? स्टार्टर लगा देते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, ये इससे अधिक वोल्टता के लिए प्रयोग किया जाता है। किस वोल्टता के लिए? तो 132 वोल्टेज से अधिक, 132 किलोवोल्ट से अधिक वोल्टता के लिए। देखिए, जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, कोई सा भी सर्किट ब्रेकर हो दोस्तों, उसमें 2 कैपेसिटी होती है। एक होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी, है ना, एक होती है दोस्तों ब्रेकिंग क्षमता, और जो दूसरा होता है ना वो होता है आपका मेकिंग क्षमता, है ना। वो क्या होता है? मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग क्षमता। कभी ये पूछे ना कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो हमेशा दोस्तों आपका जो मेकिंग कैपेसिटी है ना वो ब्रेकिंग कैपेसिटी से बड़ी होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, इसमें जब ये सर्किट को तोड़ती है तो कितना प्रेशर का इसमें से एयर दोस्तों ब्लास्ट होता है, वो दोस्तों लिखिएगा। जो एयर का प्रेशर है ना इसमें कितना होता है एबीसीबी ब्रेकर में, वो होता है प्यारे दोस्तों 30 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर होता है। कितना? 30 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर का इसमें प्रेशर होता है, और यही प्रेशर क्या करता है? आर्क को बुझाने का काम करता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और 132 केवी से अधिक वोल्टेज वाली लाइन में इसका यूज किया जाता है। या फिर दोस्तों जो आपका EHV लाइन तथा UHV लाइन है ना, EHV लाइन और UHV लाइन होती है ना, उसी में दोस्तों हम ABCB सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। और देखिए मोस्टली जो बड़े बड़े पावर स्टेशन सब स्टेशन जो होते हैं ना, उनमें देखिए या तो एयर सर्किट ब्रेकर या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। देखिए जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ना वो आजकल दोस्तों बहुत कम यूज किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है अब 63 नंबर का, कि प्रतिष्ठम्भ किसकी इकाई है। बहुत ही नॉर्मल आंसर इसका है एम्पियर वर्थ
प्रति वेबर, यानी कि एम्पियर टर्न प्रति वेबर इसकी क्या होगी, इकाई होगी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस R और लंबाई L के बीच का क्या संबंध है? जस्ट दोस्तों जिस प्रकार से आपका सामान्य चालक होते हैं, जिस प्रकार से आपका सामान्य चालक है ना, इसमें जो R है दोस्तों ये L के समानुपाती होता है, लेकिन जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इस चालक का जो रेजिस्टेंस है लंबाई के समानुपाती, लेकिन इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती। जितना अधिक तार लंबा होता जाएगा इंसुलेशन का रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। और ये जो IR होता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा किस में होगा, ये हमेशा दोस्तों मेगा ओम में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और मापन कौन करता है इसको, मैगर इसको माप सकता है। बाकी आप ओम मीटर से नहीं माप सकते, क्योंकि ओम मीटर बहुत कम मान वाली प्रतिरोध को मापता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिलाप, ये दोस्तों एक ना आप जीके टाइप का समझिए, जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किसका मिलाप है, तो इससे जल गैस बनता है। कौन सा, इससे दोस्तों पानी वाला गैस तैयार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है, भंवर धारा लॉस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो पतले अस्तरण द्वारा। आपको पता है ना कि बहुत पतली पतली सीटें बनाई जाती हैं, फिर उनको लेमिनेट किया जाता है। देखिए लेमिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सीटों को पतला पतला रूप देना ही लेमिनेशन करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दोष के आधार पर रेटिंग दी जाती है? ये एक नया क्वेश्चन है और इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। सिमेट्रिकल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में सममिति कहा जाता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी सर्किट में उत्पन्न चाप का पावर फैक्टर कैसा होता है? तो इसका हमेशा इकाई होता है। कैसा प्यारा दोस्तों, देखिए जो चाप है ना आर्क कहलाता है, या फिर उसको कहिए स्पार्किंग। आर्क, स्पार्किंग और चाप तीनों एक ही चीज है, और वो दोस्तों हमेशा उसका नेचर जो होता है ना वो रजिस्टर वाली नेचर होता है, प्रतिरोध वाली नेचर। और आपको पता है ना प्रतिरोध का पावर फैक्टर इकाई होता है। किसी सब स्टेशन में बैटरी किस प्रयोजन हेतु भंडारित किया जाता है? अब ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। आंसर तो चलिए मैं लिख देता हूं कि सर्किट को ट्रिप करने की शक्ति देती है। देखिए जो आपका किसी सब स्टेशन में एसीबी ब्रेकर लगा हुआ है ना, एयर सर्किट ब्रेकर, इस सर्किट ब्रेकर में दोस्तों कई सारे रिले लगी होंगी, जैसे दोस्तों ओवरलोड रिले है ना, कौन सी, ओवरलोड रिले, या फिर ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले, कई सारी रिले लगी होती हैं। तो उन सभी में जो रिले होती हैं उसमें कुछ ऐसी रिले होती हैं जिसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, और वो 24 वोल्ट डीसी के लिए हम जनरेटर नहीं लगाते, फिर हम दोस्तों क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। और वहां पर जो स्टोरेज बैटरी होगी ना उसी में से दोस्तों आपको सप्लाई देना होता है। एबीसीबी यानी कि एसीबी सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो रिले लगी होंगी ट्रिपिंग वाली, जो ओवरलोड या ओवर करंट के टाइम पे ट्रिप कराती है, उसी को सप्लाई हम देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बाकी दोस्तों इमरजेंसी के वक्त भी हम इस बैटरी का यूज करते हैं, प्रकाश लाइट वगैरह जलाने के लिए, और कई कामों के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं। इंसुलेशन डिजाइनिंग, हाँ, इंसुलेशन डिजाइनिंग हेतु प्रयुक्त मटेरियल निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके नजर में दोस्तों इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस देखते ही आंसर कर देंगे। तो ये रहे दोस्तों टोटल 20 प्रश्न। आज होली के दिन भी हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। आप दोस्तों बिल्कुल अच्छे से होली खेलिएगा और अपने परिवार के साथ भी होली खेलिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ना दोस्तों ये हर किसी के नसीब नहीं होता है ना दोस्तों। इस होली के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाइएगा, अपने परिवार के साथ भी होली खेलिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ भी होली खेलिएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आजकल जो रंग आ रहे हैं ना उसमें दोस्तों बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो केमिकल वाले रंगों से आप दूर रहें, आप इनको दोस्तों हाथ भी न लगाएं। आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो रंग का कम प्रयोग करें और गुलाल का ज्यादा यूज करें, है ना। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम दुआ करते हैं, हम कामना करते हैं कि आपका जो दिन है आज होली वाला ये शुभ हो। चलिए हम आपके लिए कल फिर से एक क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।